हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हम वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर रहे थे, तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं आज वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। डेसीमोलर सॉल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K4FeCN6 फॉर्मूला होता है इसका। 4 पोटेशियम आयंस हैं और एक फेरोसाइनाइड आयन से बना हुआ है। ये इस 50% डिसोशिएटेड, ये 50% डिसोशिएट हो रहा है एट 300 केल्विन पर। कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आपको पता है डिसोशिएट हो रहा है तो हमें इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, अब सॉल्यूशन अगर हम करें इसका वांट ऑफ फैक्टर मुझे आई निकालना पड़ेगा। डिसोसिएशन के केस में जो आई था 1 + α(n-1), वो ये ऐसे निकलता है। अब इसमें मुझे दो चीज़ चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो अब देखिए अल्फ़ा गिवन है आपको, 50% डिसोशिएट हो रहा है। बताइए मैंने क्या बताया था उसके लिए, अल्फ़ा कितना होगा 0.5। समझाया था उस दिन सारा। 60% होता तो 0.6, 80% होता तो 0.8, 100% डिसोशिएट होता है तो अल्फ़ा कितना होता है 1। तो यानी कि उसने अल्फ़ा तो आपको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है, हम इसको डिसोशिएट करके देखें कितनी, एन 1 मोल कितने में टूट रहा है वो भी देख लेते हैं। K4FeCN6 जो कि बड़ा साफ नज़र आ रहा है। इसमें 4 पोटेशियम आयंस हैं प्लस एक ये पूरा फेरोसाइनाइड आयन है, CN6 4 नेगेटिव। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इसका जो 1 मोल है वो 5 में टूट रहा है। 4 पोटेशियम आयंस हैं और एक फेरोसाइनाइड आयन है। तो आपको पता है 1 मोल कितने में टूटता है, दैट इज़ n। तो इसका 1 मोल 5 मोल में टूट रहा है तो n = 5 होगा। इसका मतलब अल्फ़ा भी पता लग गया और n की वैल्यू भी पता लग गई। तो अब i निकाल लेंगे इसका। i = 1 + 0.5, 5 - 1, इस तरह से। ठीक है ना, 0.5 × 4, तो i = कितना आ गया 3। क्लियर, तो वांट ऑफ फैक्टर निकल गया हमारा। ठीक है, अब आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मोलैरिटी सीधा दे रखी हो, डेसीमोलर का मतलब क्या होता है 1/10 मोलर। ठीक है, डेसी मतलब 1/10 मोलर। ठीक है ना, ये मालूम होना चाहिए कि सेमी मतलब 1/2, डेसी 1/10, सेंटी 1/100। तो डेसीमोलर मतलब 1/10 मोलर। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 1/10 है, 0.1 मोलैरिटी है। ठीक है, तो मोलैरिटी मेंशन गिवन हो अगर तो पाई = ICRT। ये लगता है फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या है, C क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन। मोलैरिटी डायरेक्टली गिवन हो तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, वांट ऑफ फैक्टर तो लगाना ही पड़ेगा। तो बस हम निकाल लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। I की वैल्यू भी निकाली थी आपने, कितनी 3। मोलैरिटी कितनी है 1/10, R आपको पता है 0.0821 और टेम्परेचर दे रखा है कितना 300 केल्विन। दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये एटमॉस्फेरिक में आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। 2 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B। ठीक है, सॉल्यूशन A में 6 ग्राम्स यूरिया है इन 100 ml सॉल्यूशन, और B में 6 ग्राम्स एसिटिक एसिड है
इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर सेम है दोनों का 27 डिग्री 27 डिग्री। इस तरह से दो सॉल्यूशंस हैं। वो पूछता है क्या ये दोनों सॉल्यूशंस इक्वी मोलर हैं? मतलब क्या उनकी मोलर कंसेंट्रेशन मोलैरिटी सेम है, और क्या वो आइसोटोनिक भी हैं? क्या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं फिर, इक्वी मोलर चेक करते हैं पहले कि उनकी मोलैरिटी सेम है या नहीं। ठीक है, तो मोलैरिटी को मालूम है फॉर्मूला, वेट बाय मोलर वेट, WB/MB 1000/VCC। तो 6 ग्राम ए वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी WB 6, MB यूरिया का 60 होता है। मॉलिक्यूलर मास पहले भी वाले लेक्चर्स में बता रखा है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, और मोलर मास इसका 60 होता है, इन 1000/100, 100 ml में है, तो 1 मोलर आ गया। अब सॉल्यूशन बी में करें अगर मोलैरिटी हम 6/वेट/, मोलर मास एसिटिक एसिड का भी 60 आएगा, आप चेक कर सकते हो, इन 1000/100 ml में था ये भी, तो ये भी 1 मोलर आ गया। इसका मतलब है दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी तो सेम है, दे आर इक्वी मोलर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन वाज क्या वो आइसोटोनिक भी हैं दोनों, क्या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ के हटे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन होता है। मतलब अगर कंसेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों को यही लगता है कि मोलर कंसेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और ये आइसोटोनिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोलैरिटी सेम है दोनों की, नो डाउट, लेकिन आप सॉल्यूट पे ध्यान दीजिए। दिस इज यूरिया। यूरिया ऐसा सॉल्यूट है जो ना डिसोशिएट होता है ना एसोशिएट, लेकिन ऑन द अदर हैंड एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेंजीन में नहीं है। बेंजीन में अगर होता है तो एसोसिएशन होती है, लेकिन वाटर में अगर होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो डिसोशिएट करता है एसिटिक एसिड, आपको बताया था उस लेक्चर में। तो इसका मतलब, अब ध्यान से समझो बात को, कि हमारे पास 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, मोलैरिटी 1 आई थी, और 1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों की मोलैरिटी सेम आ गई थी। ठीक है, लेकिन अब यूरिया का तो जो 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1 मोल यूरिया का घुला हुआ है 1 लीटर में, तो उसमें तो सॉल्यूट 1 मोल ही रहेगा, क्योंकि वो ना डिसोशिएट होता है ना एसोशिएट, जितने मोल घोलोगे उतने ही रहेगा। लेकिन एसिटिक एसिड आपको मालूम होना चाहिए वाटर में डिसोशिएट होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका मतलब इसका 1 मोल टूटकर 2 मोल्स बनते हैं, तो ये तो डिसोशिएट हो रहा है। इसका मतलब 1 मोलर में आपने 1 मोल डाले थे इसके एसिटिक एसिड के, अब बताओ डिसोशिएट होने की वजह से सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब 1 मोल से ज़्यादा होंगे। सॉल्यूट मोल्स इंक्रीजेस। इसका मतलब इसके 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोल ही है सॉल्यूट का, लेकिन इसके 1 मोलर सॉल्यूशन में घोला तो आपने 1 मोल ही था, लेकिन डिसोसिएशन की वजह से सॉल्यूट के मोल्स ज़्यादा हो गए हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स ज़्यादा हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी पाई जो है
वो इसका ज़्यादा होगा यूरिया वाले सॉल्यूशन से। इसका मतलब है ये दोनों सॉल्यूशंस इक्विमोलर तो थे बट आइसोटोनिक नहीं थे। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर इक्विमोलर हैं तो आइसोटोनिक भी होंगे। ये हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूट हमारा कहीं डिसोशिएट या एसोशिएट तो नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन 1 मोलर ग्लूकोज का भी होता, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज भी ऐसा सॉल्यूट है जो ना डिसोशिएट होता है ना एसोशिएट। तो इसके 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोल ही होते, यूरिया में भी 1 मोलर में 1 मोल ही रहेंगे। इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होएगा। ये इक्विमोलर भी हैं और आइसोटोनिक भी हैं, क्योंकि दोनों में जो सॉल्यूट ऐसा है ना डिसोशिएट हो रहा है ना एसोशिएट, तो दोनों में सॉल्यूट के मोल्स बराबर हैं। ठीक है ना। तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें सॉल्यूट पे ध्यान देना है। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में, ठीक है, और देता हूँ आपको। कहते हैं हमारे पास एक है 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है, एक है हमारे पास 1 मोलर पोटेशियम सल्फेट और एक है 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड KCl। 3 सॉल्यूशन है हमारे पास। कहता है बताओ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका सॉल्यूशन का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों सॉल्यूशंस में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। एक्वस सॉल्यूशंस हैं तीनों। चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उससे देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे सॉल्यूट के। 1 मोल आपने घोले थे 1 मोलर में और वो 1 मोल ही रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट ना डिसोशिएट ना एसोशिएट हो रहा है। पोटेशियम सल्फेट के 1 मोल ही घोले थे आपने, लेकिन इसका 1 मोल 3 में टूटता है, तो इसके सॉल्यूशन में 3 मोल हो गए हैं टूटने के बाद। K2SO4 आपको पता है 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो इसमें 3 गुना हो गए हैं सॉल्यूट के मोल्स डिसोसिएशन की वजह से। इसके 1 मोल में 2 मोल टूटता है, तो इसके 2 मोल्स हो गए हैं। इसका मतलब जिनमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए किसमें कितने कितने हो गए हैं, तो तीनों सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। डिसोसिएशन की वजह से वो बढ़ गए हैं पोटेशियम सल्फेट में और KCl में। ग्लूकोज में उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो ना डिसोशिएट हो रहा है ना एसोशिएट होता है। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो सबसे ज़्यादा एलिवेशन किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स हैं, B में। उसके बाद होगा KCl में। सबसे कम एलिवेशन होगा ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, B, फिर किसका हुआ C, और फिर किसका हुआ A। इस तरह से। ठीक है, तो एक और चीज़, अब मैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो जो जिसमें एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट, जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पता है वो तो खुद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखो,
नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हुए तो डिप्रेशन ज़्यादा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज ज़्यादा हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. और वेपर प्रेशर में भी क्या होती है? लोअरिंग, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब दो प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, कम होगा. वेपर प्रेशर लोअर होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होने से लोअरिंग होएगी वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा. ये चार चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ध्यान रखनी है आपने हमेशा. तो अब बेसिकली आपको सिर्फ सॉल्यूट पे ध्यान देना है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको. ठीक है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन ए 34.2 ग्राम्स पर लीटर सुक्रोज. सॉल्यूशन बी 60 ग्राम्स पर लीटर यूरिया. सॉल्यूशन सी 90 ग्राम्स पर लीटर ग्लूकोज. एंड सॉल्यूशन डी 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl. कहते हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके? फ्रीजिंग पॉइंट में. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे हमें इसमें. इस बार मोल्स सीधा नहीं गिवन है, इतने मोलर है ऐसे गिवन नहीं है. इस बार मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे वेट से, वेट बाय मोलर वेट. तो 34.2 बाय 342 होता है सुक्रोज का 0.1. तो अब आपको बताओ सुक्रोज जो है डिसोशिएट है, एसोशिएट होता है? नहीं. तो 0.1 के 0.1 मोल्स ही रहेंगे. 60 बाय 60 वेट बाय मोलर वेट 1 मोल ही रहेगा इसका, क्योंकि यूरिया भी ना डिसोशिएट ना एसोशिएट. 90 बाय 180 0.5 मोल्स इतने ही रहेंगे, ना डिसोशिएट ना एसोशिएट, ग्लूकोज है. NaCl 58.5 बाय 58.5 मोलर मास 1 मोल, लेकिन ये 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि NaCl डिसोशिएट होता है 2 में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें डबल हो जाएंगे. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. कितने मोल्स हो गए हैं? 2 मोल्स हो गए हैं, डबल हो गए हैं. अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, मैंने बताया था आपको. तो नंबर ऑफ मोल जिसमें ज़्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सबसे कम मोल्स ए में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा. ये फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, ऐसे देखना है. उसके बाद मोल्स किसके हैं? सी के. फ्रीजिंग पॉइंट उसका उससे कम. उसके बाद इन दोनों में जो मोल्स हैं वो कम किसके हैं? बी के. और सबसे ज़्यादा मोल्स हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम डी का. क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो रिवर्स हो जाता, क्योंकि वो एलिवेशन होता है उसके अंदर. तो इसको जो मैंने लास्ट में समझाया है उसको दोबारा से इसको आप रिवाइज करके सुनिए और ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब जो है अपना लास्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ. ठीक है, तो सिंपल सा लॉ है, उसके न्यूमेरिकल भी करते हैं अभी हम. तो लेट्स स्टार्ट विद हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ. ठीक है, ये लॉ किस लिए है? बेसिकली
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे अफेक्ट होती है इन लिक्विड। ठीक है, गैस को लिक्विड में सॉल्युबल बनाना है। ठीक, तो ये हमारे पास लिक्विड है, यहाँ पे ये गैस है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करना है हमने। तो आप बताइए, ये प्रेशर का इफेक्ट बताता है। ठीक है, तो आप बताओ, अगर मैं प्रेशर ऊपर से इंक्रीज़ करूँगा, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाऊँगा, तो क्या गैस इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जितना हाई प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस इसमें डिज़ोल्व होगी। ये सिंपल सा एक लॉ है, हेनरीज लॉ। ठीक, तो इसको स्टेटमेंट हम और कैसे लिख सकते हैं टेक्निकली? इट स्टेट्स दैट mass of gas dissolved in given volume of liquid कितना गैस का जो मास है डिसॉल्व होगा इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर का इफेक्ट देखते वक्त टेम्परेचर क्या रखेंगे? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा गैस का जो मास है वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर, हेनरीज लॉ। यानी कि क्या हुआ मैथमेटिकली? मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, मास इज इक्वल टू के पी, के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये अभी हमने जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो अमाउंट है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? मास से। जितना ज़्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा मतलब उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है गैस की। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन से भी दिखा सकते हैं। इस गैस के मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे डिसॉल्व यहाँ पर, गैस उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी। बेसिकली हमें तो अमाउंट ऑफ गैस बतानी है कितनी डिसॉल्व है, चाहे वो मास से बताएं अमाउंट ऑफ गैस, चाहे मोल फ्रैक्शन से बताएं। तो अगर इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय मोल फ्रैक्शन, तो फिर एक बात बताइए आप। ठीक है, आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे डिसॉल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। डाल्टन्स लॉ से देखा था आपने भाई, उस गैस के जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन यहाँ डिसॉल्व होंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, x इज इक्वल टू के पी, p इज इक्वल टू x अपॉन k, और p इज इक्वल टू के एच एक्स, वेयर के एच क्या है? 1/k की जगह एक नया कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब वो इधर नीचे आ गया था, p इज इक्वल टू x/k करके। 1/k की जगह ये नया कांस्टेंट है के एच, जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को
बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं और आगे करूं अगर, तो x इज इक्वल टू पी अपॉन के एच। तो क्या आप यहां देख सकते हो x क्या है, मोल फ्रैक्शन जो गैस के डिजोल्व है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। क्या दोनों में इनवर्स है रिलेशन? इसका मतलब के एच जितना ज़्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम। के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ध्यान रखना। ठीक है, के एच जिस गैस का ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ठीक है, तो दो गैसेस हैं, सपोज उनका हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, जिसका हेनरीज कांस्टेंट कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक, इस तरह से। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल अगर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक के, ठीक है, हेनरीज लॉ के, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। KH for solution of methane in benzene, मीथेन गैस को किस में डिजोल्व किया है, बेंजीन में, at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to the power 5 mm। ठीक है, इतना हेनरीज कांस्टेंट गिवन है उसका, के एच। कैलकुलेट solubility of methane under 760 mm प्रेशर, इस तरह से। ठीक है, तो हेनरीज कांस्टेंट गिवन है और पार्शियल सॉल्युबिलिटी बतानी है, 760 mm पार्शियल प्रेशर भी गिवन है। तो अभी आपने देखा था फॉर्मूला के अंदर भी डिराइव किया था हमने, P इज इक्वल टू के एच एक्स। सॉल्युबिलिटी हमने किसको बोला था, मोल फ्रैक्शन से दिखाए थे, P अपॉन के एच। ठीक है, और आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 760 mm और के एच है 4.27 इंटू 10 की पावर 5। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर की है वही हमारे हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट्स होनी चाहिए। यहाँ पर बाय चांस सेम थी दोनों की, सेम नहीं होगी तो आपको सेम लेनी पड़ेंगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो दोनों की यूनिट्स इस बार सेम थी बाय चांस, तो हमें ज़रूरत नहीं चेंज करने की। तो सॉल्युबिलिटी हमारी मोल फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व अपने आप कर लेना आप, इसमें 1.7 इंटू 10 की पावर -3 जो है आंसर आ जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज of N2 and O2 at 373 Kelvin। दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 373 केल्विन टेम्परेचर पर उनकी रेशियो बतानी है सॉल्युबिलिटीज की। के एच हेनरीज कांस्टेंट नाइट्रोजन का गिवन है 12.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 एटमॉस्फेरिक, और के एच वैल्यू ऑक्सीजन का भी गिवन है
7 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक। अच्छा बताइए ज़्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी है जिसका KH कम है? ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन। ये तो वैसे पूछा मैंने आपसे, ठीक है। अच्छा, और पार्शियल प्रेशर्स भी गिवन है दोनों के। पार्शियल प्रेशर्स नाइट्रोजन का 0.8 एटमॉस्फेरिक एंड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0.2 एटमॉस्फेरिक। तो ये तो सब कुछ ही गिवन है। आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन से हम दिखाएं तो पार्शियल प्रेशर अपॉन KH होता है। दोनों का पार्शियल प्रेशर और KH गिवन है तो रेशियो सॉल्युबिलिटी की मतलब मोल फ्रैक्शन की निकल आएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ XN2, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं अब, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2, और XO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH ऑफ O2। रेशियो निकाल लो डिवाइड करके, XN2 अपॉन XO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KHN2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 KHO2। यहाँ पर मेंशन है सारा कुछ, वैल्यूज पुट करके रेशियो आ जाएगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटीज़ की। वेरी इजी। नाउ अब एक मेन तरह के न्यूमेरिकल्स जो इसमें हेनरीज लॉ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, उसे ध्यान से समझेंगे किस तरह का न्यूमेरिकल है और कैसे सॉल्व करना है उसको आपने। न्यूमेरिकल इज इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled through water at 293 केल्विन, पानी में से गुजार रहे हैं नाइट्रोजन गैस को, हाउ मैनी मिलीमोल्स of nitrogen gas dissolved in 1 liter water पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का गिवन है 0.98 बार एंड KH भी गिवन है 76.48 किलो बार्स। तो नाइट्रोजन गैस पास कर रहे हैं वाटर से, कहता है 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल्स इसके डिसॉल्व होंगे अगर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का इतना हो और KH इतना हो। देखो पार्शियल प्रेशर और KH जब भी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, आपको पता है पहले, तो सॉल्यूशन में हम इसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे XN2 P अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर 0.98 बार्स, KH 76.48 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो बार्स हैं, मैंने कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसको भी हमने इंटू 1000 करके बार्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यानी कि सबसे पहले हमने इन न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेने हैं, वो निकाल लिए। अब हम इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के टोटल मोल्स। तो ठीक है, उसने क्या पूछे हैं, नाइट्रोजन के मिली मोल्स कितने डिसॉल्व हैं, तो नाइट्रोजन के मोल्स यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद इंटू 1000 कर देंगे, 1 मोल में 1000 मिली मोल्स होते हैं क्योंकि, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। फिर मोल्स भी पूछ सकता था वो, तो फिर सिर्फ हमें मोल्स ही निकालने पड़ते, मिली मोल्स पूछे हैं तो उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 1000 करके,
वन मोर थिंग, गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा बहुत ही कम होती है लिक्विड के अंदर, यानी कि इन हेनरीज लॉ में हमेशा जो गैस के मोल्स हैं N2 के मोल्स वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर से, यानी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं नीचे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और हमेशा करेंगे भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ना। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, एक्स नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एक्स मोल फ्रैक्शन निकाले थे भी आपने 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देखिए, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। अब वाटर का वेट कैसे दे रखा है, उसने देखो कहा है 1 लीटर वाटर था हमारा, उसमें निकालना था। 1 लीटर वाटर का मतलब है, देखिए 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml वाटर, यानी कि 1000 ग्राम्स वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1। ठीक है, यानी कि उसने इनडायरेक्टली आपको वेट ऑफ वाटर गिवन था 1 लीटर मतलब 1000 ml मतलब 1000 ग्राम्स, यानी कि यहाँ वेट कितना आएगा 1000। तो 1.2 10⁻⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन 18, दिस इज हाउ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे निकल आएंगे, और ये लेकिन मोल्स निकले हैं, इंटू 1000 कर देते हैं एक और, तो वो क्या हो जाएंगे मिली मोल्स। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आएंगे आपको हेनरीज लॉ से रिलेटेड। तो ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो गया है। आज लास्ट टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स का। तो अब इसके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन टेक्स्ट या फिर एक्सरसाइज में, वो सारे करने हैं आपने। आपके पास कोई हेल्प बुक है दिनेश या प्रदीप्स की कोई भी, उसके भी पूरे ट्राई करने हैं, एमसीक्यूज़ भी ट्राई करने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।